मैं आज जो भी हूँ ना, अगर मैं ये सिर्फ फर्जी जुमला नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ माई डैड। हम सबका ताल्लुक नदीम जाफरी से जितना ज़बरदस्त था, उससे हमें उस वक्त ये लगता है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा उनके पेरेंट्स से। हर इंसान में की एक आदत होती है जो उसकी पहचान बन जाती है, और उनकी जो पहचान थी ना वो थी दुआएं। और उनकी तबीयत में जो एक फ़िक्र रहती थी नदीम भाई के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो छोटे थे, तो वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो हमें भी दुआओं के साथ रुखसत करते थे। वो जो एक तहजीब एक होनी चाहिए, एक शाइस्तगी होनी चाहिए, वो जाफरी में है, और उसकी वजह उसके वालिदैन हैं। मैं समझता हूँ अख्तर जाफरी साहब जैसे लोग कम होते हैं। I don't feel that he's gone. I think he's here. Just like my mother's not gone. अंकल आंटी भी नहीं गए, यहीं कहीं हैं, बस हमें नज़र नहीं आते, बट उनकी प्रेजेंस ही नहीं रहती। इस वक्त हम नदीम जाफरी के घर में मौजूद हैं। हमारा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो ये है कि हम सबसे पहले तो आपके वालिदैन के हवाले से अफसोस करें। मुझे पता है काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन बच्चों के दिलों में अपने वालिदैन की याद कभी भी नहीं जाती। आपके लिए आज भी वो वाक़यात बिल्कुल ताज़े होंगे, उनकी यादें, उनसे जुड़े हुए छोटे छोटे लम्हात। तो आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे पास तो बहुत बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं औलाद हूँ उनकी, और मुझसे ज़्यादा कौन उनको पहचानेगा। अल्लाह के बाद अगर किसी ने पहचाना उन्हें तो मैं आई एम द यंगेस्ट सन, मैं सबसे छोटा बेटा हूँ उनका, और मैं साथ रहा आखिर वक्त तक। डेफिनेटली मेरे बड़े बहन भाई, 4 बहन भाई हैं हम लोग, और मेरे जो 2 बड़े भाई हैं और एक बहन है, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने ज़्यादा अरसा गुजारा उनके साथ। मगर एक तरह से मेरा अरसा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने उनके आखिरी लम्हात तक मैं उनके साथ था। और अम्मी का इंतकाल हुआ 1998 में, और डैडी का इंतकाल हुआ 2001 में। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक डर था, फियर, वो ये था कि मैं अपने कमरे से उठ के जाके उनके कमरे में ना अक्सर उनकी नाक पे ऐसे हाथ लगा के चेक करता था कि इनमें से कोई किसी को कुछ हो ना जाए। आपको मैं बताऊँ एक और बड़ा खौफ जैसे स्क्रीन पे शेयर करते हैं हम समा की, कि मुझे और आपका भी बूढ़ा होना है एक दिन, और बुढ़ापा जो है ना वो कोई आइडियल स्टेट नहीं है। नदीम जाफरी के हमारे साथ जो है वो एक तरीके से हमारे दोस्त थे। वो भी ऐसे कि तो हम उनका जो कमरा कम गेस्ट रूम टाइप था, उसमें हम सब लड़के वगैरह, मैं फ़खर, अक्सर लड़के अली हैदर वगैरह जितने भी थे उस ज़माने के सिंगर्स, वो सब जमा होते थे वहाँ पर, उनके बैठते थे। तो हम लोग कहते थे यार ये चला जाता है, वापस ही नहीं आता। तो अंकल आ जाया करते थे हमसे बातें करने के लिए, अक्सर हमें कंपनी देने के लिए। सो इट वाज लवली टू चैट विद हिम, एंड आफ्टर दैट वी वुड थिंक कि नदीम जाफरी नहीं आए तो बेहतर है, बिकॉज उनसे बातें करने में मज़ा बड़ा था। नदीम जाफरी के वालिद साहब अख्तर जाफरी साहब, अमूमन आप दोस्त जब बनाते हैं तो आप दोस्त की वजह से घर जा रहे होते हैं, उससे मिल रहे होते हैं, खा रहे हैं, पीने, घूम रहे फिर रहे। मैं फ़ख्र आलम, सुहेल जावेद, असफर अली, फरियाल, मिश्री खान, बहुत सारे नाम। हम सबका ताल्लुक नदीम जाफरी से जितना ज़बरदस्त था, उससे हमें उस वक्त ये लगता है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा उनके पेरेंट्स से है। अच्छा, हमारा इतना आना जाना था कि हमें ये फिक्र नहीं थी कि नदीम जाफरी घर में है कि नहीं है। हम फोन करते थे जाफरी आ रहे हैं, वो कहते थे आ जाओ, उसे पता है हम घर में। अच्छा, मेरा और 2-3 लोगों का खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता था डैडी के साथ। हम डैडी कहते थे, ना अंकल ना कुछ, हम डैडी बोलते थे। डैडी यानी कि सैयद अख्तर हुसैन जाफरी, उनसे मेरी मुलाकात आज से तकरीबन कुछ नहीं तो 20 साल पहले हुई। और हम थे तो दोस्त नदीम भाई के, और इस घर में भी उन्हीं के दोस्त की हैसियत से आए। लेकिन जब डैडी से हमारी मुलाकात हुई तो आप यकीन कीजिए कि मुझे नहीं लगता था कि मैं नदीम भाई का दोस्त हूँ, मुझे लगता था कि मैं डैडी का कोई बहुत ही करीबी पुराना दोस्त हूँ। कभी लगता था कि फिलोसफर है, कभी लगता था कि हिस्टोरियन है। बातचीत तो कमाल की थी उनकी माशाल्लाह, मतलब वो लफ्ज़ों का चुनाव, मतलब हम बैठ के सुनते थे उन्हें इस तरह। कुछ काम भी ऐसा है कि म्यूज़िक से रिलेटेड किसी ना किसी तरीके से, तो वो आप सीख रहे होते हैं। शफकत, मतलब दोस्त के मतलब एक हम समझते थे कि हम उनके पास आए,
जाफरी के दोस्त हैं, लेकिन उनके पास बैठ के ऐसा लगता था कि हम उनके पास आए, वो ऐसा एंटरटेन करते थे हमें। एक यही तो कमाल रखा है, अपने घर को संभाल रखा है, हर किसी को मोहब्बतें बांटी, हर किसी का ख्याल रखा है। और एक और मुझे बात जो आपकी बहुत अच्छी लगी वो ये कि आपने अपने वालिद की यादें इतनी ताज़ा रखी हुई है कि आपने मुझे बताया शो शुरू करने से पहले कि आपने अपने कमरे को पेंट भी नहीं कराया है। ये आपके वालिद के ज़माने से जो बस पेंट हुआ हुआ है तब से पेंट हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, मैंने उसको मेंटेन किया, रेस्टोर किया हुआ है मैंने इस घर को किसी अच्छी आर्काइव में विंटेज कलेक्शन की तरह। आपने उनका कमरा वैसा का वैसे ही रखा हुआ है? बिल्कुल, मैंने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। सफाई सुथराई होती रहती है इसके अंदर, कुछ चीज़ें जो ऐड होनी है कर लेता हूँ। ये उन्हीं का बेड है, इस बेड पर मैं भी सोया हूँ, मम्मी भी सोई हैं, डैडी भी सोए हैं, मेरे बहन भाई भी सोए हैं। ये बहुत कदीम बेड है और ये उनकी अलमारियाँ हैं इसी ज़माने की, इनमें उनके कपड़े। बहरहाल ये वो पेंट है जो उन्होंने कराया था, मैंने उसको नहीं छेड़ा। और इस कमरे को मैं एक बड़ी इबादत गाह जैसा दर्जा देता हूँ, अक्सर नमाज भी पढ़ता हूँ यहाँ पर मैं, मुझे बहुत पीस मिलता है यहाँ पर। देखिए, चीज़ों से प्यार करना जो है वो मेरा मकसद नहीं है। नहीं, आपको उनकी यादों से प्यार है। एग्जैक्टली, मुझे इन चीज़ों से इसलिए प्यार है कि एक तो ये चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की पूरी ज़िंदगी, और फिर जिस तरह वो चाहते थे मैंने उसी तरह रखी हुई आजकल। इसके साथ साथ मैं वो भी कर रहा हूँ जो वो मेरे लिए चाहते थे कि मैं करूँ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने पुरानी चीज़ों से प्यार किया हुआ है, मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ। और ये अकीदत का हिस्सा है, आप जिस तरह चाहें अपनी अकीदत, इमोशंस तो आपकी मर्जी है ना, जिस तरह चाहें आप निकालें। तो मैं उनकी चीज़ों को, ये प्यार की इंतहा भी है, और मुझे ये लगता है कि आपके जैसी औलाद सदका जारिया होती है। तो जब आप चीज़ें इतनी संभाल के रखते हैं, उनकी यादों को इतना दिल से करीब करके रखा हुआ है, तो मुझे यकीन आप उनके लिए मुसलसल दुआएं भी करते होंगे। 100% खास तौर पे रमज़ान है तो मतलब बच्चे तो अगर सदका जारिया किसी के हों तो उनका दर्जा बहुत बुलंद होता है। अल्लाह करे ऐसे ही। और कुछ मेरी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स देम, उनके जाने के बाद भी मैं जो कुछ उनके लिए सोचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इतना प्योर हो वो कि उन तक पहुँचता रहे। दानिया, आपकी शादी नदीम से उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद हुई। तो जब आपकी शादी हुई उस वक्त नदीम अपने वालिदैन को इसी तरह मिस करते थे जैसे आप करें, या वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया? बहुत ज़्यादा मिस करते थे, अभी भी उतना ही मिस करते हैं। बिकॉज हम लोग, इसका वजह मुझे ऐसा लगता है कि हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ वो लोग रहे, नदीम बड़े हुए वहीं पर, तो यकीनन हर मेमोरीज़ वही चीज़ मौजूद है वहीं पर, तो इसलिए शायद हर चीज़ ज़्यादा मिस करते हैं। बाप और बेटे का रिलेशनशिप बहुत ट्रिकी होता है, ख़ास तौर पे जब हमारे माशरे में शायद वालिदैन, पहले ज़माने में तो ऐसे ही था कि बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करते, माँ नहीं वालिद की बात करनी हो, झिझकते थे। और बच्चों के अंदर भी एक थोड़ी सी, लड़कों के अंदर ईगो आ जाती है, वो इजहार मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपका रिश्ता भी इसी तरह का था, या आप इजहार करते थे या नहीं करते थे और अब पछता रहे? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मेरे डैडी से मेरा सब कुछ शेयर हो गया है। और वो जो कहते हैं ना, कुछ रह जाती हैं चीज़ें, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़ाहिर है बात की ज़िंदगी में हुई, वरना मैंने उनसे बड़ा अपना दिल शेयर कर लिया था और उन्होंने मुझे अलाउ किया था। तो ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है कि आपके दिल में वो रिग्रेट नहीं है जो कि अक्सर बच्चों के दिल में रह जाती है, कि वो बाप से उनकी ज़िंदगी में मौजूदगी में वो बातें नहीं कर पाते। और बहुत गिले शिकवे भी होते हैं क्योंकि बाप अपनी वजूहात नहीं बताता मसरूफियात की, वो छुपा देता है। कर्ज लेकर भी अपने बच्चों का पेट भरेगा, सारे बाहर के मसाइल भी वही हल करेगा। इससे बड़ी आपको स्टेज बताऊं मैं, मर्द अपनी अना कभी नहीं मारता, और मर्द बच्चों और बीवी के लिए अपनी अना भी बेच देता है कभी कभी। दैट इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा स्टेटस है मैं समझता हूँ, क्योंकि मर्द की अना ही तो उसका सब कुछ होती है अगर देखा जाए एक एंगल से। सही बात। मर्द की अना हर इंसान की अना होती है, और आदमी अपनी अना तक बेच देता है बाज़-औक़ात इस बात की खातिर कि उसके घर में सब कुछ अच्छा हो। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में आए, मगर मैंने लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें मेरे जहन में
आ रही हैं, मगर वो चैप्टर्स लंबे लंबे हैं और वो खुल जाएंगे तो उनका एंड वो नहीं होगा जो बात हमें यहाँ करनी है। यादें तो मैं क्या बताऊँ, बस जिससे शायद हम लोग कुछ सबक हासिल कर लें या हमारी ऑडियंस कुछ सबक हासिल कर ले। इस बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपने बड़ी अच्छी आपने बात कही कि कुछ रह जाए तो बड़ा बड़ा दुख होता है, मगर डैडी से कुछ अजीब तरह बातें बहुत सारी हो गई थी। मगर एक बात आपको बतानी है, 1992 में मैं जुनून में था, तो हम साथ म्यूजिक करते थे। तो सलमान ने एक गाना कंपोज किया हमने साथ बैठ के सदर में एक स्टूडियो में रात को। तो उस गाने का नाम था पहली लगन। उसके मामू से वो बहुत प्यार करता था, वो एयरफोर्स में थे, वो इंतकाल कर गए थे। तो उसने वो गाना उनकी याद में बनाया था। कुछ चीज़ें मैंने भी लिखी थी, कुछ उसने भी लिखी थी। साबिर ज़फ़र की शायरी थी, वो हम गाना बना रहे थे। और वो गाना, उस गाने के कुछ अल्फाज हैं जो मैं बताऊंगा आपको, उससे एक फीलिंग रिलेटेड है जो जिसका फियर बन गया था। भूलता ही नहीं खुशबू सा वो बदन, ढूंढती है जिसे सांसों की हर शिकन। मैं कहाँ वो कहाँ, बस यादें रह गई, जागने के लिए बस रातें रह गई, कह सका ना जो मैं वो बातें रह गई। अच्छा, इस पे आके रुके ना तो मैं रुक गया और मैं डर गया। मुझे असल ज़ाहिर माँ बाप हयात थे, वही वाली बात जो कैफियत थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि अपने कमरे से निकल के जाके उनकी सांसें चेक करता था। मेरे अलावा और बहुत नौजवान होंगे जो ऐसे करते होंगे, जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ये फियर बन गया कि डैडी को कुछ ना हो जाए, मम्मी को कुछ ना हो जाए। और अजीब बात है, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं मम्मी डैडी को बराबर चाहता हूँ, वरना लोग अपनी माँ को ज़्यादा चाहते हैं। जिस तरह हमारे साथ पेश आते थे, एक पिदाराना शफ़क़त भी थी, एक दोस्त की भी मोहब्बत थी। कभी कभी उनकी शख्सियत में एक दोस्त की भी मोहब्बत छलकती थी। और हम बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस करते थे, अपनी पर्सनल बातें, और इसी घर में उनके साथ महफिल लगी रहती थी पूरी पूरी रात। अच्छा सुहेल, ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है कि ऐसा घर मिल जाए या घराना मिल जाए जो कि आपको अपने घर की याद दिलाए। तो जब आप यहाँ पे आते थे तो अंकल और आंटी का रिलेशनशिप कैसा था? वो दोनों बहुत ही काम लोग थे। उनकी डांट भी जो है ना, वो एक सर्टन उसका टॉप जो हमने देखा, आई डोंट नो कि क्या होता था, बट आई वुड लाइक टू थिंक कि वो यही लेवल था कि वो भाई नदीम वो यहाँ से शुरू होता था, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कभी सुनने को नहीं मिलता। वो वेरी काम कलेक्टेड। आई एम श्योर कि पेरेंट्स थे तो रिस्पॉन्सिबल थे, बट ये कि मैंने पहले जैसे आपको बताया कि बड़े कम पेरेंट्स मुझे ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में नज़र आए जिनको मैं जानता हूँ, जो अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, फील नहीं करवाते थे। और ऐसा ही उनका आपस में भी रिलेशनशिप था। वो दोनों नदीम के वालिदैन थे, माँ बाप थे, लेकिन वो मियाँ भी नहीं लगते थे, वो दो पार्टनर्स थे। नदीम में मैं उनकी वाइफ हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं सारी। मैं खुद फील करती हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी जो पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। और वो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलो, ईमानदारी करो, कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ किसी का दिल ना दुखाओ। तो मैं वो सारी चीज़ें नदीम के अंदर देखती हूँ, आजकल नहीं होती लोगों में। ये लिविंग रूम है हमारा, और यहाँ कुछ यादें हैं मौजूद, कुछ मेरी हैं, कुछ मेरी जुली करियर की, साथ में तस्वीरें दोस्तों की, और ये वो सब कुछ। और ये मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे तो मुझे अवार्ड दिया था उन्होंने, ये उनके साथ शो था, उस वक्त की तस्वीर है। बाकी कुछ तस्वीरें फैमिली की हैं, कुछ बच्चों की। अगर जुनून में जब मैं था तो सलमान अहमद की, मेरी और समीर की तस्वीर है ऊपर एक। नदीम, उस साइड पे भी कुछ पिक्चर्स हैं, वो देखते हैं। अब ये कुछ मिक्स तस्वीरें हैं। ये हैं मेरी अम्मी और ये हैं मेरे डैडी, काफ़ी देर से जिनका जिक्र हो रहा है। ये है मेरे चाचा, डैडीज यंगर ब्रदर। ही वॉज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पायलट of PIA, but before PIA he was in Air Force. आपने वैसे सारी पिक्चर्स को बहुत खूबसूरती से जमा करके रखा हुआ है, और इससे आपकी खुद की पर्सनालिटी भी झलकती है कि आप यादों से दूर नहीं रहना चाहते। नहीं रहना चाहिए, इंसान को अपने पास्ट को याद रखना चाहिए ताकि अपना फ्यूचर अच्छा बिल्ड कर सके वो। ये आपके वालिदैन की शादी की है या उससे पहले की? अम्मी और डैडी की शादी की तस्वीर है।
और ये नीचे हमारी शादी के फ़ौरन बाद की तस्वीर है। ये ऊपर जो कोने पे है ये मेरा मुझसे बड़े भाई हैं और उनकी ये समझे कि 1960s की तस्वीर है। अच्छा, ये जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, दीन से जो एक आपका रिश्ता है करीबी, वो आपकी वालिद की परवरिश की वजह से है या वालिदा की वजह से? दोनों की तरफ से। दोनों बहुत बैलेंस, बड़े बहुत तरीके से बैलेंस लोग थे, दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाले और बड़े सॉलिड इबादत गुजार थे। मैंने ऐसे कपल्स नहीं देखे, मतलब मुझे लगता है कि जाफरी साहब और मिसेस जाफरी एक दूसरे के लिए ही बने थे। यानी हमने देखा है कि जिस तरह वो कहीं किसी महफिल में जा रहे होते थे तैयार होके, और माशाल्लाह तो लगता था कि आना, और बड़ी मोहब्बत थी आपस में बहुत। जाफरी खुशनसीब है माशाल्लाह, बहुत खुशनसीब है, उसको ऐसे वालिदैन मिले और उसमें नज़र आता है आपके माँ से कनेक्शन होता है, बाप से कनेक्शन होता है, भाई से होता है, इवन दोस्तों से होता है, वाइफ से। ये कनेक्शन मैंने उस वक्त समझा कि अगर माँ के बाद किसी औरत से आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, बहुत से लोगों की नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह अब तो खैर इंतकाल, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नजर ना लगे अभी भी किसी ऐसे जोड़े को। जब वो तैयार होकर निकलते थे किसी शादी खाने वलीमे में, तो एक दिन मुझे याद है मैं आया, मैंने नदीम जाफरी से कहा कहाँ जा रहे थे? डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मी ने कहा कि हम फलां के वलीमे में जा रहे हैं। तो मैंने माशाल्लाह कह के टचवुड मैंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि ये अपने वलीमे में जा रहे हैं। वैसे तैयार होना, इतनी उम्र में भी साड़ी पहनी हुई, बाल बने हुए, गजरे लगे हुए, फूल हाथ में, चूड़ियाँ पूरी, और बेहतरीन खूबसूरत कपल था। और मैं विश करता था कि आई विश कि इस उम्र तक के लिए काश मैं भी किसी ऐसे कपल बनूं। हमारे लिए वो एक्चुअली नदीम के अब्बा थे नहीं, नदीम भाई के, वो एक अब्बा थे जो हर किसी से उसी तरह बात करते थे जैसे कोई बाप अपने बेटे से करता है। तो इसलिए हमें वो कैटेगोरिकली याद है, हमने डांट भी खाई है उनसे। बट अगर आप मुझसे वैसे जनरली पूछें, मुझे किसी ना किसी के वालिद की कोई नेगेटिव साइड याद है, नॉट बिकॉज दिस इज़ फॉर हिम, बट मुझे उनकी कोई नेगेटिव साइड याद नहीं है। दादा दादी मौजूद हैं, मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि दादा दादी कैसे आएंगे। अब मैं हूँ कि मैं कभी कभी उनकी, जब मैं छोटा था 2 साल का था, मेरे पास बेड था, मैं तभी परेशान हो जाता। मैं वो दादा दादी के साथ में काम करता था, मैं वहाँ से आईपैड में से तस्वीरें खींच लेता था। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप कभी कभी परेशान हो जाते हो कि दादा दादी होते तो वो अभी आपके साथ खेल रहे हो, ये बोलते हैं? अच्छा चलो आलियाना, आप क्या बोल रहे हो बेटा? जैसे कि अली ने अभी बोला कि वो देखता है और चाहता है कि वो मेरे साथ होते खेलते हैं, मेरे भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो इस वक्त होते तो जितना प्यार मुझे बाबा करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो उससे मुझे डबल करते हैं, क्योंकि वो मेरे अब्बू के भी अब्बू है ना। तो आप खुद सोचो वो कितना प्यार करते हैं मुझसे। हो सकता है वो जब दुआ करते हो तो आपके बाबा और आपके बाबा के होने वाले बच्चों के बारे में इतनी सारी दुआएं करके गए हों कि वो दुआएं इंशाल्लाह आपको लगेंगी, है ना? लगेंगी ना? अच्छा, तो जब आपने शुरुआत की अपने करियर की और आपने शो किया इंटरेस्ट म्यूजिक में, तो आपके वालिद का क्या रिएक्शन था? स्ट्रेट नो था। सजाद अली को डांटा बाहर दरवाजे पे। सजाद अली दोस्त था, पीछे रहता था। हाँ, सजाद अली जब बड़े मुकालमे होते थे डैडी के, सजाद पड़ोसी था मेरा, तो अब तो दुबई चला गया वो। तो डैडी ने उसको प्रूव किया कि मुझे गलत है, फिर कहने लगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रूव हो जाएगा कि गलत नहीं है। अच्छा। और सजाद इस बात पर काफ़ी बहस करता था। फिर जब मैंने बहुत बहस की डैडी से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो कहीं नहीं लिखा कि ये हराम है, मगर तुम इसमें हराम और हलाल तलाश करो और हलाल वाला करते रहो। इस तरह इजाज़त मिली मुझे। मगर उन्होंने एक टास्क दिया मुझे कि भाई तुम कुछ काम करके दिखाओ, पैसे जनरेट करके दिखाओ कि अपनी लिविंग कैसे बनाओगे। उन्हें यकीन था कि अभी तक उस ज़माने तक ये स्कोप नहीं था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है इस जैसे मुल्क में भी। मगर वो आसार नज़र आ रहे थे हम लोगों की शक्ल में, हम ही लोग आसार थे। म्यूज़िक चैनल चार्ट्स की रेवोल्यूशन, डायरेक्टर्स का निकलना, म्यूजिशियंस का निकलना, सिंगर्स का निकलना, उमंड के निकले। तो उनको कुछ विजन नज़र आ गया कि हाँ ये कुछ कर लेंगे। तो
डैडी ने फिर मुझे सपोर्ट किया। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। तो ज़िंदगी में जो वो करना चाहते थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, या डेलिबरेटली उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने कुछ और फोकस करना था। उस ज़माने में यहाँ हालात भी नहीं थे ऐसे। फिल्म इंडस्ट्री हैड मूव टू लाहौर उस दौर में, वो जब डैडी अपने करियर को आगे लेके चल रहे थे तो यहाँ थी फिल्म इंडस्ट्री कराची में सारी, यहाँ इंटरनेशनल स्टूडियोज़ और सब। फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गया तो बहुत सारी चीज़ें डैडी को छोड़नी पड़ी और वो आर्मी में चले गए। फिर आर्मी को 15 साल सर्व किया, फिर आराम को चले गए। तो दिल के अंदर जो ये चीज़ें होती हैं ना, जो अल्लाह दे के भेजता है, वो कभी अंदर बैठती नहीं आराम से, वो निकलती हैं। तो मुझे याद है मुझे ये सब कुछ कैसे पता लगा, जब मैं पहली मरतबा सक्सेसफुल हो के कॉन्सर्ट कर रहा था और उस कॉन्सर्ट में लोग उछल उछल के हमारे बैंड के नारे लगा रहे थे और मैं सोच रहा था कि काश यहाँ मेरे अम्मा अब्बा भी देखते कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं ब्रायन एडम्स के गाने कर रहा था कवर, तो मैं पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था, एवरीथिंग आई डू गा रहा था शायद। तो इतनी पीक पर मैं एक सेकंड के लिए मैंने मुड़ा और मैंने सोचा यस आई एम देयर, जहाँ पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं वहाँ आ गया। तो मैंने ढूंढा कि यार काश कोई यहाँ हो, मेरा भाई, मेरा अम्मा, कोई हो। एक ब्राउन पिलर के सामने एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी खड़ी हुई है, ग्रे रंग का सूट पहने हुए, वाइट कॉलर्स नज़र आ रहे हैं, दूर से पिंक टाई नज़र आ रही है, मरूनिश पिंक टाई, ग्रे बालों के साथ, और वो खड़े हुए यूँ तालियां बजा रहे हैं। That was my dad. Oh, that was a moment of my life. I can imagine. तो वो पावर हाउस का कॉन्सर्ट था, मगर वो हो मैं बता नहीं सकता क्या वो फीलिंग थी। और मेरे दोस्त सारे सब दोस्त हम जो बजा रहे थे उस बैंड में, वो सारे के सारे डैडी से तकरीबन इसी रिलेशनशिप में थे जैसे मैं। डैडी बड़ा चाहते थे मेरे दोस्तों को, तो वही लोग बजा रहे थे। हमारे पावर हाउस का लाइनअप था समीर अहमद, जमाल नासिर, फैसल जमाल, मैं और अथर, साउंड सिस्टम पे अथर था। तो वो सारे लोग हम लोग जो थे वो बहुत खुश हुए इस बात पे कि डैडी वहाँ मौजूद हैं बजाते हुए। आपको सरप्राइज दिया था? हम सबको सरप्राइज था और वो मुझे आज तक वो मैं मोमेंट नहीं भूल सकता। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि अंकल की गाड़ी हम लेके चले गए थे और अंकल ने कहीं जाना था, नदीम जाफरी और मैं चले गए और वो अंकल वेट करते रहे। फिर उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, तो कांटेक्ट कैसे करें, क्या करें, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अंकल ने डांटा नहीं। अंकल जब वापस घर आए हम घंटे डेढ़ के बाद, तो अंकल ने डांटा वाटा नहीं। अंकल ने खाली ये बोला कि मतलब अगर बता के चले जाते तो बेहतर होता, ऐसी कोई बात। लेकिन तो इस हिसाब से बड़े सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट हार्टेड मैन विद लॉट ऑफ विजडम, और बहुत ज़बरदस्त उनकी बातें। मुझे रेडी करने के लिए हर मेहनत, हर कोशिश की है। मैं आज जो भी हूँ ना, अगर मैं ये सिर्फ फर्जी जुमला नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ माई डैड। मैं उनकी सारी ड्रीम्स का वो हूँ, समर हूँ। उन्होंने मुझे वो करने दिया जो वो चाहते थे कि मैं करूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो मुझे करके दिखाया, उससे मैं आज तक सीख रहा हूँ और मैं उनसे आज तक इस तरह कनेक्शन में हूँ। आपने एक जुमला कहा था ना, वो बड़ा प्यारा जुमला था कि बाप प्रोटेक्शन है और उस बाप आके तो मसला हल हुआ नहीं हुआ, आपको सुकून हो जाता है। नो, बाप से बात करेंगी आप अगर आपका कामिल बाप है और आप खुद कामिल इंसान है। कामिल का मतलब कि एक सही दर्जे पे अशरफुल मखलूक़ात के होने के। बिल्कुल आप ऐसे भी होते हैं ना जब आपको इदराक नहीं होते चीज़ों की, दुनिया और ज़िंदगी का पता है, अल्लाह का इदराक है आपको। कामिल है आपके अब्बू और आप, तो आप का हर मसला आपके बाप से हल हो जाएगा। मैं आज भी परेशान होता हूँ तो डैडी की खबर पे जाता हूँ। अच्छा, जब वो गुस्से में होंगे जाफरी से भी या किसी भी बात पे किसी पे, तो हम 2-3 लोग थे, हमसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे उस चीज़। इवन मुझे याद है कि सेट पार्ट है कि जब नदीम जाफरी की वालदा का ब्रेन हैमरेज हो गया था और वो हॉस्पिटल में थी और वेंटिलेटर पे थी, तो नदीम जाफरी इनके पास आ गए, डैडी फिक्र ना करें, वो सही हो जाएंगी। तो उन्होंने जाफरी को कहा कि देखो प्लीज़ मुझे तुम बेवकूफ़ ना बनाओ, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, तुम नहीं हो। और फिर मुझे वहाँ से बुलाया कि नदीम का आदमी इधर आओ और आओ मेरे साथ। हम थोड़ा सा साइड पे लगे, कहना मुझे ये
मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, वो चली गई है। वो यहाँ नहीं है, वो मेरी वाइफ नहीं थी, सिर्फ मेरी दोस्त थी। वो चली गई है, मैंने खुद देखा उसको जाते हुए, अभी वो चली गई है। इसको बोलो मुझे बेवकूफ़ ना बना, तसल्लियाँ झूठी ना दे। अब वो चली गई है, मैं भी चला जाऊँगा। और मैं उस वक्त सुन हो गया था हॉस्पिटल में खड़े खड़े, क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद हमें मालूम हुआ कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और वेंटिलेटर पे, शी इज़ ऑलमोस्ट गॉन। तू मेरा हौसला, मेरी रोशनी, मेरी जिंदगी अमा, तू मेरा हर कदम, मेरी हर खुशी, मेरी कामयाबियां, तुम हो ना, तुम हो ना, तुम हो ना अम्मी जान, अम्मी जान। जब अंकल की डेथ हुई तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि शायद आपके खुद के वालिद दोबारा से खुदा न खास्ता नहीं है। तो आप लोगों ने खुद को कैसे संभाला, नदीम को कैसे संभाला? मैं वैसे ख़ासा इमोशनल आदमी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो क़रीब हैं। मैं कोशिश करता था रोने की, सैड होता था मैं अंदर से, एक लॉस होता था कुछ। वो घर आपका हिस्सा रहता है जब आप इतने साल 15-20 साल उस घर में जा रहे हैं। रात में खबर मिली मुझे, आमिर रिजवी का फ़ोन आया कि अंकल की तबीयत ख़राब है। तो हम लोग, मेरे ख्याल में हम 15-20 मिनट में सभी करीब के लोग पहुंच गए, सबको खबर हो गई। तो बहुत दुख हुआ। जाफरी अमेरिका में था शोज़ पे, तो यहाँ सब दोस्त थे, फैमिली थी, नदीम की सिस्टर थी, तो वो, लेकिन बहुत वो ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही कोई चला गया, यानी बाप की फादर फिगर थे वो हमारे। इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि नदीम जाफरी जो थे वो अमेरिका में थे उस वक्त जब इंतकाल हुआ अंकल का। तो यहाँ दोस्त यारी थे हम सारे, फैमिली मेम्बर्स भी कुछ बाहर थे, कुछ दुबई से आ गए, कुछ अमेरिका में थे, कनाडा में थे, उनको आने में वक्त लगा। तो काफ़ी हमने वो भी टाइम देखा। फ़ोन आया मुझे कि पहुँचो, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मुझे जाफरी को फ़ोन करके बताना था कि नदीम ये हो गया है। तो इनफैक्ट फ़खर वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एट दैट टाइम, आई वॉज, नदीम काज़मी वॉज, ये सब दोस्त थे जाफरी के। तो अंकल की डेथ की खबर बड़ी डेवस्टेटिंग थी। हर साल अमेरिका जाने का एक प्रपोज़ल आता था मेरे पास, जो मैं रिफ्यूज़ कर देता था डैडी की तबीयत की वजह से। इस साल डैडी ने कहा देखो तुमने मेरा हर्निया ठीक करा दिया है, अब तुम अमेरिका चले जाओ। और एक जिस तरह एक टूर करना एक करियर में एक वो होता है ना, एक अचीवमेंट होती है, तो वो कहते हैं तुम देखो तुम्हारे साथ के सब लोगों ने टूर्स कर लिए हैं, अब तुम नहीं कर जा सकते। अच्छा, आप अपने वालिद की वजह से ये पोस्टपोन करते रहे और आप हमेशा मैंने कोशिश की कि मैं डैडी को मैं अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तो इस बार मुझे जाना पड़ा, डैडी ने कहा तुम जाओ। तो उनकी दवाइयों की पर्चियाँ, चार्ट्स बना के सब ठीक ठाक करा के गया था। हम टूर करते हुए कनाडा आए थे, कनाडा मॉन्ट्रियल शो कर रहे थे। हर स्टेट में जहाँ कॉन्सर्ट कामयाब होता था और रिश्तेदार उस इलाके के रहने वाले डैडी को फ़ोन करते थे, अरे भाई नदीम तो स्टार बन गया है और यहाँ पर शो कर रहे हैं, उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं टीवी पे, उसका वहाँ के लोकल टीवी पे प्रमोट होता था वो शो। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यूएस की। डैडी बड़े खुश होते थे और जब मैं उनसे बात करता था कहते थे यार तुम वहाँ रहो, खूब शोज़ करो, बल्कि ये टूर ख़त्म हो जाए दूसरा टूर कैरी ऑन करो तुम, और आराम से 3-4-5 महीने बाद आना। मैं कहता था नहीं डैडी मुझे आना है, आपका हर्निया का ऑपरेशन करा के आया हूँ, आई हैव टू कम बैक, देखना है कि सब कुछ सही है नहीं है, और मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर बीच में कई स्टेट में बीच में बात नहीं हो पाई, और फिर बात हुई, मैं वाशिंगटन डीसी से बाय रोड कनाडा जा रहा था कनाडा के शोज़ करने के लिए। तो उस दिन बात हुई और उस दिन बहुत अजीब सी बात हुई। पहली मरतबा उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि यार बात सुन, अब आ जा। शैटर हो गया क्योंकि ये उनसे मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डैडी की किसी बात पर हिम्मत टूटी हुई है, कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पाया।
आज तक। बस ये जुमला जो उन्होंने बोला, बस यार अब आ जा। खैर फिर हम पहुंचे अंदर कनाडा के, और भाई मिला, मैं भाई से मिलके 5-6 साल बाद मिला था भाई से, बहुत रोया मैं भाई से मिलके। भाई कहने लगा यार मैं छोटा हूँ शायद अभी, और ज़ाहिर है मैं सबसे छोटा हूँ तो वो इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर इस सैडनेस की, इस डिप्रेशन की रीज़न क्या है। हम पहुँचे भाई के घर, और मेरी जो फर्स्ट कज़न है, खाला की बेटी, वही मेरी भाभी भी है। उसने मेरी अम्मी की तरह खाना पकाना सीखा। मैंने उससे कहा कि मुझे आलू कीमा खाना है। उसने कहा चलो वहाँ चलते हैं, फलाना रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा नहीं, शो के बाद आलू कीमा खाऊंगा, वो घर वाला। तो बहन ने मेरी कहा, वही मेरी कज़न जो भाभी जो है मेरी, उसने कहा आलू कीमा बनाया मैंने, तो खा ले पहले बैठ के। हम लोग खाने पे बैठ गए। खाने पे बैठे तो फ़ोन बजा तो वो डैडी की डेथ की न्यूज़ थी, जो फ़ख्र आलम ने या असफ़र ने या नदीम काज़मी ने, किसने मुझे याद नहीं, इन दोस्तों में से किसी ने, आमिर रिजवी ने, पता नहीं, मुझे याद नहीं किस दोस्त ने, डायरेक्ट आपके किसी दोस्त ने फ़ोन उठाया और आपको खबर, और ये खबर दी। तो वो मुझे ट्रेस कर रहा था कि मैं यूएसए में हूँ, गल्फ़ में हूँ या कनाडा में हूँ। तो मैं मिल गया उन्हें वहाँ। तो उसके बाद बहुत बुरी कैफियत में मैं, बस एक अजीब सी कैफियत, वो कैफियत मुझे नहीं याद वहाँ से यहाँ तक आने की। और उसी में मैं आया पाकिस्तान। पहले तो मैं समझ रहा था मजाक हो रहा है, मैं जाऊँगा एकदम से कहीं अलमारी में से डैडी निकल के बोलेंगे देखा मना दिया तुम्हें, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ आया तो मेरे 70-80 दोस्त खड़े हुए थे लेने के लिए मुझे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में जो कुछ हम तक पहुँचाना था उसमें कमी नहीं की। प्यार इतना मिला है कि बस प्यार के लिए तड़पते हैं हम, और इतना ज़्यादा मिल गया है कि अब वैसा प्यार ढूंढते हैं दोस्तों के अम्मी अब्बा में, कभी बच्चों में। मेरा बेटा एक मेरे डैडी जैसे दिखता है, एक बेटी मेरी अम्मी जैसी दिखती है। तो मैंने अपना एक दिन फेसबुक पे स्टेटस लगाया कि maybe they come back in the shape of your kids again. Absolutely. And you get the chance to love them back again as they loved you.